इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। सो स्फेरिकल शेल यानी कि जस्ट लाइक ए फुटबॉल की शेप जैसा होता है। शेल यानी कि 3 डायमेंशनल है, अंदर वॉल्यूम है बट अंदर से कैसा है, खोखला है। ओके, सो शेल मतलब जिसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होता है, जस्ट लाइक ए फुटबॉल स्फेरिकल शेल। ओके, तो ऐसा ही एक स्फेरिकल शेल लिया हमने जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। ओके, इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण हम इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। हम पहले ऐसे ही स्फेरिकल शेल के कारण, चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं और हमें उनकी वैल्यूज़ भी पता है कि आउटसाइड द शेल कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द सरफेस कितना होता है और इनसाइड द शेल कितना होता है। ओके, तो यहाँ पे हम विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। हमें एक रिलेशन पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, डेट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is electrostatic potential. So with help of this relation, this formula, we will find out the electrostatic potential value at 3 locations. One is outside the shell, second one is on the surface of the shell and third one is inside the shell. Okay, तो हम शुरू करते हैं। So for this purpose we consider a uniformly charged spherical shell of radius are placed in vacuum or free space. P is our observation point located at distance r from the center of the shell. So this is all about the given charge distribution which is spherical shell. Okay, so ये हमारा स्फेरिकल शेल है और इसका रेडियस हमें गिवन है r, कैपिटल R. ओके, इसको हमने चार्जेस दे रखे हैं, मान लेते हैं हमने इसको Q चार्ज दे रखा है। तो Q चार्ज को कैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर दिस, ये कंडक्टर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इफ दिस इज कंडक्टर देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस ऑटोमेटिकली। ओके, जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑटोमेटिकली होगा, उसके अंदर एक्सटर्नल एफर्ट या एक्सटर्नल कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये नॉन कंडक्टर मटेरियल है तो यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, यानी एक्सटर्नल सपोर्ट से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ओके, क्योंकि कंडक्टर के अंदर खासियत होती है कि कंडक्टर चार्ज के फ्लो को, चार्ज के मोशन को अलाउ करता है। तो अगर हमने Q चार्जेस एक लोकेशन पे, एक पॉइंट पे रखे तो वो ऑटोमेटिकली रिपल्शन के कारण एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे और कंडक्टर वाला मटेरियल चार्जेस के मोशन को अलाउ करता है तो वो मूव करेंगे, और कितना मूव करेंगे, जितना ज़्यादा दूर जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे रहेंगे, आउटर सरफेस पे फैल जाएंगे। ओके, दिस इज ए शेल, अंदर वॉल्यूम नहीं है, अंदर कोई मटेरियल नहीं है, वॉल्यूम तो है बट मटेरियल मीडियम नहीं है अंदर कोई, क्योंकि ये शेल है। ओके, वन मोर थिंग, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सॉलिड कंडक्टर बिहेव्स जस्ट लाइक ए होलो कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर और होलो कंडक्टर में अगर दोनों को चार्ज दिया जाए तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा। ओके, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर अपने वॉल्यूम के अंदर चार्ज को कंटेन नहीं करता है। अगर हम किसी सॉलिड कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर या कोई कैविटी बना के उसमें कोई चार्जेस दें तो वो सारे चार्जेस रिपल्शन के कारण आउटर सरफेस पे आ जाएंगे। तो एक सॉलिड कंडक्टर का सॉलिड होना, उससे उसके चार्जेस उसके कारण वो अपने वॉल्यूम में चार्जेस कंटेन कर लेगा, ऐसा नहीं है।
ओके, सो एक चार्ज सॉलिड कंडक्टर बिहेव जस्ट लाइक ए शेल, बिहेव जस्ट लाइक ए स्पेरिकल शेल। ओके, रिमेंबर दिस। अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी हमने लिया है आर डिस्टेंस पे। अब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी की 3 लोकेशन होगी। एक होगी जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द शेल। ओके, दिस इज ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आर। आउटसाइड द शेल, on the surface of the shell and inside the shell. Okay, so सबसे पहला केस हम लेते हैं outside the shell. Case 1, when observation point P is outside the charge shell, that is small r is more than capital R. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। अभी तक हमारे पास एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला अवेलेबल है, विच इज़ 1/4πε0 Q/r, जहाँ पे Q क्या है, पॉइंट चार्ज। ओके, तो एक पॉइंट चार्ज के कारण हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम है। अब देखिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये सारे चार्जेस ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये सब के सब कहाँ पे कंसंट्रेटेड हो, इस शेल के सेंटर में। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है वो कैसी निकल रही है, देखिए इस तरह से। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर निकल रही है सरफेस पे से, ये अपीयर होती है, मानो ये कहाँ से आ रही हो, इस शेल के सेंटर से। ओके, तो शेल के सेंटर से आती हुई डायरेक्शन, इनकी जो डायरेक्शन है वो शेल के सेंटर से आती हुई लगती है। ओके, शेल के सेंटर से आती हुई इनकी डायरेक्शन लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब हमें पता है शेल के सेंटर से, कोई भी स्पेरिकल शेल है उसके सेंटर से जो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है, रेडियस की होती है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कैसी अपीयर होती है, रेडियली आउटवर्ड। अगर ये चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है बाहर सरफेस से निकल रही है, लेकिन अपीयर कैसी हो रही है कि सेंटर से आ रही है। तो सेंटर से आ रही है, इट मीन्स ये कैसी लगती है, आती हुई रेडियली आउटवर्ड, रेडियस की डायरेक्शन में आती हुई लगती है। क्योंकि अगर इनको बैक करे, इनका बैक एक्सटेंशन करे तो ये जाके कहाँ पे मिलती है, सेंटर पे। ये सारी लाइंस कहाँ पे मिलती है, सेंटर पे, शेल के सेंटर पे। यानी ये जो आती हुई दिख रही है कहाँ से दिख रही है, सेंटर से आती हुई दिख रही है। यानी सेंटर से आती हुई दिख रही है, यानी रेडियस की डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है। तो हर लाइन कैसी लगती है, रेडियली आउटवर्ड। ओके, और हमें पता है एक पॉइंट चार्ज के कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सराउंडिंग में कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो हम कह सकते हैं या मान सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो स्पेरिकल शेल है, इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। ओके, फॉर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के लिए ये शेल कैसा बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है। अगर ये एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बनाएगा वो कैसा बनाएगा, पॉइंट चार्ज के जैसा बनाएगा। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, तो अगर ये पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज है जो क्यू चार्ज सरफेस पे, अगर हम मान लेते हैं ऑल चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड दे आर बिहेविंग जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, देन द पोटेंशियल एट दिस लोकेशन कैन बी रिटर्न एज पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। और कितना होगा वो, that will be V/1/4πε0 charge Q upon observation distance R. So this is the formula. तो ये एक तरीका है हमारे पास कि हम इसको पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बन रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का इसका जो पैटर्न है शेल का, वो जस्ट लाइक किसके जैसा है, पॉइंट चार्ज के जैसा है। तो पॉइंट चार्ज के जैसा हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, और पॉइंट चार्ज के जैसा कंसीडर करेंगे तो पॉइंट चार्ज के जैसा फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V = 1/4πε0 Q/r। अगर ये पॉइंट सरफेस पे होता तो क्या फॉर्मूला होता, सरफेस के, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P सरफेस पे है, सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे हम किस मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, तो उस लोकेशन के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता, V = 1/4πε0 Q/r।
ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस आर किसके इक्वल होगी, कैपिटल आर के, फॉर द सरफेस। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी सरफेस पे होगा तो ये आर ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के इक्वल। तो स्मॉल आर की जगह क्या आ गया, कैपिटल आर। तो ये सरफेस का फॉर्मूला हो गया, ये आउटसाइड, ये सरफेस। ओके, सो बहुत इजी है, हम इसको पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर करके बहुत डायरेक्ट पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। सो वो दूसरा मेथड हम देख लेते हैं। नाउ दूसरे मेथड के लिए हमारे पास रिलेशन पता है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड V potential at point P can be written as negative of line integral of electric field। इनफाइनाइट से लाएंगे किस लोकेशन पे, P लोकेशन पे। P लोकेशन की डिस्टेंस कितनी है, R। सोर्स चार्ज से स्पेरिकल शेल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट से हम चार्ज को लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। एक बात का ध्यान रखिए, हम पोटेंशियल को जो फाइंड आउट करते हैं इस रूम के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, और है तो कितना है, ये हम बताते हैं विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। याद रखिए, ओके, इस रूम में पोटेंशियल है या नहीं है और है तो कितना है, ये हम बताते हैं विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस रूम के अंदर जो पोटेंशियल बन रहा है वो टेस्ट चार्ज से रिलेट करता है, नहीं। ओके, टेस्ट चार्ज हमें केवल ये बता सकता है कि इधर पोटेंशियल है और कितना है, लेकिन वो पोटेंशियल को कंट्रोल कौन करता है, उस लोकेशन पे पोटेंशियल होगा कितना, उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करने का किसके पास कंट्रोल है, वो है सोर्स चार्ज के पास। इसलिए पोटेंशियल जो है वो एक लोकेशन की प्रॉपर्टी है, और वो लोकेशन किसकी है, सोर्स चार्ज की। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स चार्ज। लेकिन फिर भी हम टेस्ट चार्ज को हर बार ले आते हैं, जबकि पोटेंशियल इज नॉट रिलेटेड टू टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल का टेस्ट चार्ज से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी हम पोटेंशियल को बता सकते हैं विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ सॉकेट लगा हुआ है पावर सप्लाई का, अब इसके अंदर पोटेंशियल है 220 वोल्ट। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं है, तो हम क्या लेके आते हैं, एक टेस्टर लेके आते हैं। टेस्टर ये बता सकता है कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। ओके, इसमें पोटेंशियल है या नहीं है, इसमें करंट है या नहीं है, वो बता सकता है एक टेस्टर, वो एक डिवाइस है। ओके, कितना फ्लो कर रहा है वो भी बता देगा। अगर हम एक करंट मीटर ले आए या वोल्ट मीटर ले आए तो उससे हम बता सकते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो विथ हेल्प ऑफ टेस्टर या विथ हेल्प ऑफ एनी डिवाइस we can find out the current and the potential, but we cannot change the value of the current and the potential। इस सॉकेट में जो करंट है, जो पोटेंशियल है 220 वोल्ट, इसको चेंज करने का इसका जो कंट्रोल है वो किसके पास है, वो जनरेटर के पास है, जहाँ से पावर की सप्लाई हो रही है। तो वही चीज़ ध्यान रखिए, एक किसी लोकेशन में जो पोटेंशियल है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बता सकते हैं कि कितना है विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, बट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो याद रखिए, यहाँ पे हम पोटेंशियल बता रहे हैं पी पॉइंट पे, पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है, इस चार्ज की, सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब इसकी वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू जो है, इस पोटेंशियल को बताने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज की हेल्प ले रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज को हम कहाँ से लेके आते हैं, इनफाइनाइट से लेके आते हैं, इनफाइनाइट से लेके आते हैं। अब इनफाइनाइट से लाने का भी तरीका देख लीजिए, आप ऐसे लेके आइए, आप स्ट्रेट लेके आइए, आप इधर से लेके आइए, कहीं से भी लेके आइए, इस पॉइंट पे अगर आप टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो इसका जो पोटेंशियल है वो उतना ही रहेगा। ओके, सो रिमेंबर दिस, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप कैसे रास्ते से चार्ज को ला रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल। सो इनफाइनाइट से हम कहाँ ला रहे हैं, पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट कितना दूर है इस सिस्टम से, आर डिस्टेंस पे है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल, ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लाइन जिसके थ्रू आप चार्ज को लेके आ रहे हैं। ओके, तो उस लाइन के अंदर हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया डी एल, उसमें कितना चलाया चार्ज को, डी एल चलाया चार्ज को, उधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके थ्रू हमने पूरे पाथ के लिए निकाल लिया, इनफाइनाइट से आर के लिए।
ओके, सो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब रिमेंबर दिस, यहाँ पे वी रिप्लेस डी एल विथ डी आर, डी एल को डी आर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो वी कैन राइट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट से डिस्टेंस आर ई डी आर कॉस थीटा। Okay, now potential at P is negative of infinite to R E D R. Okay, अब देखिए यहाँ पे ई डी आर कॉस थीटा, या इसको अभी हम ई डी आर कॉस थीटा ना लिख के इसको ई डॉट डी आर ही यूज में लेते हैं। ओके, ई डॉट डी आर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम पे हमने ऑब्जर्व किया, सपोज इनफाइनाइट से लाते हुए चार्ज को हमने यहाँ पे पकड़ा, इस पॉइंट पे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये पॉइंट इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे है, या इसी पॉइंट पे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो इनफाइनाइट से लेके आए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनफाइनाइट टू डिस्टेंस आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, आर यूनिट वेक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं, डी आर वेक्टर। ओके, तो now negative of infinite to r 1/4 pi epsilon naught q upon r square, q यूनिट वेक्टर, r यूनिट वेक्टर। अब देखिए इधर r यूनिट वेक्टर डॉट डी आर, बोथ आर वेक्टर्स, और कैसा इनके बीच में है प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो एक बात ध्यान रखिए, दिस हैज मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और ये हम इसलिए यूज में लेते हैं कि बहुत हेल्प करता है, ये हमारा यूनिट वेक्टर बहुत हेल्प करता है। यूनिट वेक्टर हमारे मैग्नीट्यूड को चेंज करे बिना हमें डायरेक्शन बताता है। ओके, सो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ओके, सो दिस वेक्टर, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1 होगा, यूनिट वेक्टर है इसलिए डी आर कॉस थीटा। ओके, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, तो दिस विल बी डी आर। सो आर डॉट डी आर, आर डॉट डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल डी आर। ओके, नाउ इनफाइनाइट से आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नाउ इनफाइनाइट से आर। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर आ गए, इनका कोई रोल नहीं है इंटीग्रेशन में क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन केवल किसका होगा 1/r², और ये कौन है यहाँ पे डी आर, तो डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो देखिए r की पावर 2 है, तो ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 हो जाएगा, और -2 में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो r की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा r की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, तो ऊपर आ गया r की पावर -1 और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में -1, तो हम लिख सकते हैं -1/r।
और इसकी लिमिट्स भी लगा सकते हैं, ये लोअर लिमिट इनफाइनाइट और हायर लिमिट आर अपर लिमिट, सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो potential at point P is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q. ये माइनस है, ये माइनस जब बाहर आएगा तो इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा. माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन गया इसमें से, तो अब क्या रह गया हमारे पास 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट. ओके, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर. ओके, 1 अपॉन इनफाइनाइट को हमने क्या लिया है, 0. सिंस 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर. ओके, यही फॉर्मूला हमने निकाला था पॉइंट चार्ज मान के. तो उधर तो केवल हमारे एक सोच के कारण, एक कॉन्सेप्ट के कारण हमने एक लाइन में फॉर्मूला लिख दिया था, और अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से करते हैं तो ये वाली डेरिवेशन होती है. ओके, सो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू spherical charge, spherical shell charged by Q, okay, at distance r, which is outside the shell. Now potential on the surface of the shell. Case 2, observation point P is on the surface of the charged shell, यानी R is equal to R. So simply put R is equal to R in the above equation या above relation. So V on the surface is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. ये सरफेस का फॉर्मूला हो गया, और ये किसका था, आउटसाइड का. ओके, नाउ इनसाइड द शेल. Inside the shell, okay sir, observation point P is inside the shell, यानी R is small than R. Okay, now since हमें रिलेशन पता है dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और वी कैन राइट dV अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई. ओके, अब हमें ये भी पता है चार्ज स्पेरिकल शेल के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि अंदर चार्जेस ही नहीं है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा. सो since electric field inside the charged shell is 0. Okay, so E is 0 inside the shell. अगर E 0 होगा तो देखिए dV upon dr will be 0. Okay, if E is 0, dV upon dr is equal to 0. What is dV upon dr? dV upon dr is change in potential with respect to observation distance, या rate of change of potential with respect to observation distance. तो observation distance के respect में potential में कितना change आ रहा है, 0. ओके, दोबारा से इस लैंग्वेज को ध्यान से सुनिए. इस ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस r के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल v में कितना चेंज आ रहा है, 0. ये जो टर्म है, ये जो रेशियो है, दिस इज नोन एज चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस.
और ये चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इज गिवन 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द शेल. सो इनसाइड द शेल देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस. ओके, सो इसका मतलब ये है कि इनसाइड द शेल आर को आप कितना भी छोटा बड़ा कर लीजिए, पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. यानी अगर हमने आर इतना लिया, ये सेंटर से आर इतना लिया 1 सेंटीमीटर, पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है. 2 सेंटीमीटर लिया तो भी पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है. 3 सेंटीमीटर लिया तो भी पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है. रेडियस ले लिया तो भी पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है. यानी शेल के अंदर, इनसाइड द शेल, पोटेंशियल की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो हम कह सकते हैं V इज कांस्टेंट. इनसाइड V is constant. पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस. ओके, V कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है. कितना है लेकिन, तो सो रिमेंबर अभी क्या कहा मैंने, हमने ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को लिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. वोल्टेज कितनी है अंदर, पोटेंशियल कितनी है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट. हमने रेडियस की साइज का ले लिया ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, R इज इक्वल टू R, तब भी पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट. तो इसका मतलब जो अंदर पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होती है. सो रिमेंबर दिस, V इनसाइड द चार्ज शेल इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ सरफेस. पोटेंशियल ऑफ सरफेस. ओके, सो ये है पोटेंशियल, यही पोटेंशियल इनसाइड होता है. ओके, मान लेते हैं सरफेस से पोटेंशियल है, ये चार्ज शेल है, इसके सरफेस का पोटेंशियल है V. तो अंदर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लोकेशन पे पोटेंशियल कितना होगा, V. अगर यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट तो अंदर भी कितना होगा, 10 वोल्ट. दिस इज सरफेस और ये इनसाइड. सो इनसाइड किसी भी लोकेशन पे, शेल के अंदर किसी भी जगह पे, सेंटर में, सेंटर से दूर कहीं भी, अंदर की तरफ कहीं भी पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा. और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, सरफेस के इक्वल होगा. तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर होता है. अब सोचे ऐसा क्यों, तो याद रखिए पोटेंशियल मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट से हम कोई चार्ज को लेके आ रहे हैं, उस चार्ज को किसी लोकेशन पे लाने के लिए उस पर हम कितना वर्क करेंगे, वही तो पोटेंशियल होता है. ओके, तो हम एक चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आते हैं सरफेस तक हम चार्ज को लेके आते हैं और सरफेस तक चार्ज को लाने में हमें वर्क करना पड़ता है 10 वोल्ट. 10 वोल्ट यानी 10 जूल पर कूलम. यानी अगर हम यहाँ से 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से, तो उस पर कितनी एनर्जी लग रही है, 10 जूल एनर्जी लग रही है. तो सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट. अब सरफेस से अंदर जाना है, सरफेस से अंदर यानी वॉल्यूम के अंदर जाना है, और वॉल्यूम के अंदर चार्जेस तो है ही नहीं. अगर वॉल्यूम के अंदर चार्जेस है नहीं तो वॉल्यूम के अंदर से हमें कोई रेजिस्ट करने के लिए है क्या, हमें कोई रोकने के लिए है क्या, नहीं है. अगर हमें अंदर से कोई रोकने के लिए नहीं है, अंदर से हमें कोई काउंटर करने के लिए नहीं है, तो हम किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा वर्क डन तभी होता है जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के वर्क करते हैं. तो यहाँ तक जब चार्ज को इनफाइनाइट से लेके ऐसे रास्ते में आ रहे थे तो कंटिन्यूसली हमें इन सब चार्जेस के रिपल्शन के फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा था, इसलिए हमारा वर्क डन बढ़ता जा रहा था. और वर्क डन बढ़ते बढ़ते सरफेस पे आते आते कितना हो गया, 10 वोल्ट. यहाँ से चले थे 0.5 वोल्ट, फिर 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे करते करते सरफेस तक आ गए. कितना वर्क हो गया, कितना एनर्जी खर्च हो गया, 10 जूल पर कूलम यानी 10 वोल्ट. तो सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट. अब सरफेस से अंदर जैसे ही गए तो अंदर तो चार्जेस ही नहीं है रिपल्शन का फोर्स लगाने के लिए. अगर अंदर चार्जेस नहीं है रिपल्शन का फोर्स लगाने के लिए तो अंदर हमें और एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत ही नहीं है. यानी हम जितना वर्क करना था इस सरफेस तक आने के लिए कर चुके, उतने ही वर्क के साथ, उतनी ही एनर्जी के साथ हम अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अंदर से अब रेजिस्ट करने वाला या अंदर से हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है.
शेल अंदर से खाली है, चार्जेस नहीं है। ओके, सो रिमेंबर दिस, जितना वर्क डन हमें करना होता है वो सरफेस तक हम कर चुके होते हैं। जितनी एनर्जी हमें खर्च करनी होती है, चार्ज के ऊपर जितनी एनर्जी देनी होती है वो यहाँ तक हम दे चुके हैं। अब चार्ज के पास जितनी एनर्जी आ गई है, यहाँ पे चार्ज के पास एनर्जी आ गई है 1 कूलम चार्ज के पास 10 जूल एनर्जी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। वो 10 जूल एनर्जी लेके ये अंदर घूमेगा, कहीं भी आप लेके जाएंगे तो 10 जूल एनर्जी ही इसके पास रहेगी, एनर्जी इंक्रीज नहीं हो पाएगी क्योंकि अंदर और हमें वर्क करना नहीं पड़ रहा है। तो जितना वर्क हमें करना था सरफेस तक हम कर चुके हैं, सरफेस के अंदर वॉल्यूम के अंदर हमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा, इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी और एनर्जी नहीं मिली। इसलिए सरफेस का जितना पोटेंशियल है, सरफेस पे हमें जितना वर्क करना था उतना ही वर्क अंदर जाने के लिए हुआ है। ओके, तो सरफेस से अंदर हम कहीं भी जाएंगे उतना ही पोटेंशियल मिलेगा हमें, यानी उतनी ही एनर्जी हमारी खर्च हुई है। ओके, सो जितना वर्क करना था सरफेस तक कर चुके हम। ओके, देयरफॉर the potential inside the charge shell is constant and it is equal to the surface of the potential of the surface. Okay, so ये हो गया शेल के लिए। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। This is R observation distance, this is potential line। ये पोटेंशियल की लाइन है और ये ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस की लाइन है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से हम बढ़ते हैं पहले रेडियस और फिर आउटसाइड द शेल। दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर। यहाँ पे आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है, सॉरी यहाँ पे आर इज लेस देन, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, और इस पॉइंट पे आर इज इक्वल टू आर और इधर आर इज मोर देन आर। ओके, तो देखिए सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट, सेंटर से लेके सरफेस तक, तो ये है सेंटर से सरफेस यानी रेडियस तक। ओके, तो मान लेते हैं ये है पोटेंशियल, तो यही रहेगा कब तक, सरफेस तक यानी रेडियस तक। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल, द वैल्यू इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। और उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, आउटसाइड द शेल। और आउटसाइड द शेल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, V is inversely proportional to R। ओके, आउटसाइड द शेल, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो फिर डिक्रीज करेगा पोटेंशियल। ओके, तो आउटसाइड द शेल तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और रेडियस पे जस्ट सरफेस पे V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कैपिटल R, कहाँ पे, सरफेस पे, दिस इज सरफेस, V सरफेस, और ये V आउटसाइड, और यहाँ से यहाँ तक V कैसा है, कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस R। ओके, अब इस चार्ज शेल के लिए दोबारा से ध्यान रखिए, हमने जो ये डेरिवेशन करी विथ हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने करी। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे पॉइंट चार्ज मान के, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको विथ हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये डेरिवेशन प्रूव करनी है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, अब एक चीज़ देखिए, ये स्पेरिकल शेल, चार्ज स्पेरिकल शेल, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है, सरफेस पे इसका पोटेंशियल है V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। ओके, अब हम कोई एक छोटा सा चार्ज जिसका पोटेंशियल है 1 वोल्ट वो लेके आते हैं, Q चार्ज, कितना पोटेंशियल है इसके ऊपर, 1 वोल्ट। कब, जब इसको इसके पास लेके आए, यहाँ पे कहीं रखा है इसकी सराउंडिंग में, और पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट इस लोकेशन पे। अब देखिए इस चार्ज का अपना पोटेंशियल मान लेते हैं 1 वोल्ट है ना, फिर इस चार्ज को हम इसके अंदर लेके जाते हैं, इस चार्ज को उठा के हम अंदर रख देते हैं। अब इसका पोटेंशियल कितना रहेगा, 1 वोल्ट या 1 वोल्ट से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इसका पहले पोटेंशियल कितना था, 1 वोल्ट, अब कितना हो जाएगा, 1 + 50 यानी 51 वोल्ट। सो रिमेंबर दिस, जब इस चार्ज को हम इधर लेके आएंगे तो ऑब्वियसली वर्क करना पड़ेगा ना इस पर। जब हम इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस चार्ज की कुछ वैल्यू होगी, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका अपना खुद का कुछ पोटेंशियल होगा। जैसे इस चार्ज का, इस स्पेरिकल शेल का चार्ज कितना था, Q, और इसका अपना खुद का कुछ पोटेंशियल था सरफेस पे, वैसे ही ये पॉइंट चार्ज है या जैसी भी शेप का चार्ज है
इसके ऊपर कुछ चार्ज है, इसका अपना खुद का कुछ पोटेंशियल है। ओके, तो इस चार्ज को हम लेके आते हैं इसके अंदर, शेल के अंदर। तो शेल के अंदर लाते हैं, तो शेल के अंदर जब लेके आएंगे तो शेल के अंदर पोटेंशियल कितना है, जितना सरफेस पे है, सरफेस पे कितना है 50 वोल्ट, तो अंदर भी कितना है पोटेंशियल 50 वोल्ट। तो इसके पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा 50 प्लस 1 यानी 51 वोल्ट। ओके, तो इस तरह से हम कम वोल्टेज वाले चार्ज पार्टिकल को या कम पोटेंशियल वाले चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, उसको शेल के अंदर रख के। तो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस वी कैन इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी विच हैड लो पोटेंशियल, जिसके पास पहले कैसा पोटेंशियल था, कम पोटेंशियल था, और अब कितना पोटेंशियल हो गया 51 वोल्ट। अगर सपोज ये 5 वोल्ट होता तो भी 5 अभी 50 के कंपैरिजन में कम है। अगर इसको हम इधर लेके रख देते अंदर तो कितना हो जाता 50 + 5, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाता 55 वोल्ट। अब इस चार्ज को, इस पार्टिकल को हमने अभी तो शेल के अंदर रखा है लेकिन अभी कनेक्ट नहीं कर रखा। अगर हमने किसी तरह से इससे कनेक्ट कर दिया, इस स्फेरिकल शेल की बॉडी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टिंग वायर से, तो क्या होगा, इसका वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट और इसका वोल्टेज कितना है 55 वोल्ट। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले वीडियोस में कि चार्ज हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो 55 वोल्ट में से, यानी इस पार्टिकल में से, चार्ज पार्टिकल में से चार्ज मूव करेंगे किस में, शेल के अंदर। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्जेस। क्यों, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो ध्यान दीजिए, एक लो पोटेंशियल वाली बॉडी से अगर हमें चार्जेस लेने हैं, ओके, कम चार्ज वाली बॉडी या कम पोटेंशियल वाली बॉडी से अगर हमें हायर पोटेंशियल वाली बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर करने हैं, जो कि अभी अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं तो इस वाली बॉडी में से चार्जेस उसके पास जाएंगे क्योंकि इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है। लेकिन अगर हम उल्टा चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस लो पोटेंशियल वाली बॉडी में से हायर पोटेंशियल वाली बॉडी में चार्जेस का ट्रांसफर हो, तो उसके लिए तरीका क्या है कि इस वाली बॉडी को उठा के इसके अंदर रख दीजिए, इसके अंदर शेल के अंदर ले जाएंगे तो इसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा, इससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा क्योंकि खुद के पास 5 वोल्ट है और इसके अंदर आएगा तो कितना मिल जाएगा 50, तो टोटल हो गया 55 वोल्ट। तो लो पोटेंशियल वाली बॉडी, जो पहले लो पोटेंशियल वाली बॉडी थी, अब वो किस में आ गई है, हायर पोटेंशियल वाली बॉडी कैटेगरी में आ गई है। अब ये हायर पोटेंशियल पे, ये जो शेल है जो पहले हायर पोटेंशियल पे था अब वो लो पोटेंशियल पे आ गया। तो अगर हम अब कनेक्ट करेंगे तो अब हम क्या देखते हैं, चार्ज किस में से किस में जाते हैं, छोटी वाली बॉडी में से बड़ी वाली बॉडी में चार्ज जा रहे हैं। यानी पहले जो छोटा कम पोटेंशियल की बॉडी थी उसमें से चार्जेस अब हायर पोटेंशियल वाली जो बॉडी थी उसमें जा रहे हैं। ओके, क्यों, क्योंकि चार्ज हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, सो रिमेंबर दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन transfer charge from low potential body to higher potential body with the help of charge spherical shell. Okay, so this is all about charge spherical shell. Thank you.